हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग ज़रूर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए ना तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर मोटिवेशन के लिए करिएगा। आज आपका थ्योरी है मोटिवेशन पे, जो कि आपके कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए ना तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत आपके इसके प्रतिपादक कौन है? तो आपके सिगमंड फ्रायड है। इसके अनुसार व्यक्ति के अचेतन मन की दमित इच्छाएं उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो आपके सिगमंड फ्रायड बोलते हैं, अभिप्रेरणा के अनुसार व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है उसकी दमित इच्छाएं उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत देते हैं थियरी ऑफ बेसिक ट्रेंड्स। आपके प्रतिपादक इसके भी मैकडूगल हैं, जो कि इनके अनुसार व्यक्ति के जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इसकी 14 प्रवृत्ति पाई गई हैं। और यही मूल प्रवृत्तियां हैं कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता है तो उसका जीवन रहना संभव नहीं है। और इनसे संबंधित 14 संवेग भी माने गए हैं, जो कि मूल प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं। व्यक्ति संवेगों को पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होकर अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ, आपके मैकडूगल का और आपके सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड बोलते हैं कि व्यक्ति के अचेतन मन की दमित इच्छाएं जो होती हैं उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है आपकी अभिप्रेरणा। और आपके मैकडूगल कहते हैं कि यही 14 मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताया है व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता है तो उसका जीवित रहना संभव नहीं होता है। और इनसे संबंधित 14 संवेग भी हैं, जो कि मूल प्रवृत्ति से संबंध रखते हैं। व्यक्ति संवेगों को पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होकर अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। 14 मूल प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। मूल प्रवृत्ति एक होता है पलायन वह युयुत्सा युद्ध करने की इच्छा, क्रोध, निवृत्ति पीछा छुड़ाना, घराना, संतान की प्राप्ति आपकी वात्सल्य, शरणागति दुख कष्ट या करुणा, काम कामुकता, जिज्ञासा आश्चर्य, दैन्य दया करना, आत्महीनता, आत्मगौरव, आत्मविश्वाभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन, भोजन, भूख, संग्रहण, स्वामित्व, अधिकार, रचनात्मक प्रतिभाग और आपके हास्य आमोद। आपके 14वां है हास्य और आमोद। चलिए यहाँ तक आप लोग अग्री हो। आवश्यकता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेसेसरी, इसके प्रतिपादक कौन है? तो अब्राहम मैस्लो है। कौन है? तो अब्राहम मैस्लो। इन्होंने क्या बताया कि इस सिद्धांत के बारे में अब्राहम मैस्लो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अभिप्रेरित होता है। मास्लो का मानना है कि आवश्यकता वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहता है। मास्लो आवश्यकता के 5 प्रकार भी बताए हैं। क्या बताए हैं? तो 5 प्रकार बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह संबंधता की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और ये एज इट इज ए क्वेश्चन, इस पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके मास्लो, आपके सिगमंड फ्रायड हुए, आपके मैकडूगल हुए, इन लोगों पे कम से कम क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिए हैं मैकडीलैंड। कौन है? मैकीलैंड। इनके अनुसार उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। इनका मानना है कि व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की गई सामान्य विशिष्ट उपलब्धियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और अंततः विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है। उद्दीपन के सिद्धांत किसने दिया है? तो आपके थियरी ऑफ स्टिमुलस थियरी ऑफ रिस्पॉन्स किसने दिया है? तो स्किनर तथा थार्नाडाई किसके हैं? उन्होंने बताया कि उद्दीपक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति जब तक अनुक्रिया करता है तब तक वह उद्दीपक प्राप्त नहीं कर लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति उद्दीपक के माध्यम से प्रेरित होता है। प्रोत्साहन का सिद्धांत कौन देते हैं? तो प्रोत्साहन का सिद्धांत आपके
वॉल्फ एवं फॉकमैन ने दिया है कि क्या है इनका, तो इन्होंने प्रोत्साहन के 2 प्रकार बताए हैं। क्या क्या? स्वयं कार्य हेतु प्रेरित होना, सकारात्मक अभिप्रेरणा, किसी अन्य द्वारा कार्य हेतु प्रेरित होना, नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्षेत्रीय सिद्धांत इनका है रीजनियल थियरी। आपका प्रतिपादक कौन है? तो कूर्ट लेविन। इन्होंने क्या बताया है कि इनका सिद्धांत स्थान विज्ञान के आधार पर कार्य करता है। लेविन के अनुसार स्थान या वातावरण के अनुसार व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है। अगर वह कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं कर सकता है। लेविन ने अभिप्रेरणा को वातावरण तथा समायोजन दोनों से संबंधित माना है। क्या माना है? तो वातावरण तथा समायोजन से कूर्ट लेविन ने इसे अभिप्रेरणा को संबंधित माना है। प्रणोद का सिद्धांत कौन देते हैं? तो आपके थियरी ऑफ थ्रस्ट आपके C.L. हल ने दिया है। कौन दिया है? C.L. हल। उनके द्वारा इस सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होने वाले कार्य कठिन ही क्यों न हो, व्यक्ति द्वारा सीख लिए जाते हैं। ठीक है। C.L. हल के अनुसार चालक वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करता है। जैसे भूख चालक की पूर्ति हेतु कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन का जुगाड़ करेगा कैसे भी हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रणोद चालक अभिप्रेरित है। चलिए, अब स्वास्थ्य का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ किसने दिया है? तो आपके हर्ज़बर्ग ने दिया है। इनके अनुसार यदि बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बालक रुचि के साथ कार्य करता है, परंतु अगर वह अस्वस्थ हो तो वह कार्य करने में रुचि नहीं लेगा। शारीरिक गति परिवर्तन सिद्धांत फिजिकल मूवमेंट थियरी आप किसने दिया है? तो विलियम जेम्स सेल्डर एवं रदरफोर्ड। इसमें 3 लोगों ने दिया है। क्या क्या दे रहे हैं ये लोग कि इनके अनुसार समय, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार बालक के शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वह परिवर्तन ही बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखिए यहाँ पे है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया या कथन किसका है? तो आप बोलेंगे गुड का है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसका है? तो आप बोलेंगे क्रचफील्ड का है। चलिए नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं, जन्मजात एवं अर्जित अभिप्रेरणा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? तो 2 स्वाभाविक अभिप्रेरणा तथा कृत्रिम अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं? थॉमसन ने अपना 2 प्रकार बताया है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा तथा कृत्रिम अभिप्रेरणा। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं, जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपके सिगमंड फ्रायड। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल। अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? तो आपके कूर्ट लेविन ने दिया है। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। फ्रायड ने बताया है कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, उनके नाम क्या है? तो इरोज एवं थैनटॉस। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के कितने प्रकार बताए हैं? तो 5 प्रकार बताए हैं। प्रणोद का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? तो आपके हल के द्वारा। भूख क्या है? तो भूख आपका चालक है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह कथन किसका है? तो आपके स्किनर का है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी अभिप्रेरणा पे समझ लीजिए, कम से कम आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं। हाँ, तो चलिए ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए एक और देख लेते हैं। जीन पियाजे के थियरी जो है, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी दिया है। क्या बोलते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं स्विट्जरलैंड के निवासी। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे और वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चे को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग हैं जिस तरह से वयस्क सोचते हैं। देखिए जीन पियाजे आपके सीटेट के समझ लीजिए कि कड़ी हैं,
तो इतना ध्यान से देखते चलिएगा कि मतलब इन पे कोई भी क्वेश्चन गलती ना हो। आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, आपके हावर्ड गार्डनर, आपके ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, लॉरेंस कोहलबर, इन पे बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं। उनके सिद्धांत का मनोविज्ञान के एक विशिष्ट उप क्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान के उद्भव पर जबरदस्त प्रभाव था और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया इन्होंने। उन्हें रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में भी श्रेय दिया जाता था, जो बताता है कि लोग अपने विचारों और अपने अनुभवों के बीच बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया को अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 2002 के एक सर्वेक्षण में पियाजे को 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया था। अब ये देख लीजिए इन्होंने क्या क्या दिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी फैक्ट्स क्या क्या है। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष के क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। संज्ञान प्राणी वह व्यापक है और अस्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक, जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण, प्रतिकक्षण, देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसीलिए जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। इन्होंने वुम्ब टू टुम्ब तक का सिद्धांत दिया है, जो विकास होता है आपके जन्म से और मरण तक होता रहता है। तो बोल रहा विकास आरंभ होता है गर्भावस्था से, संज्ञान विकास शैशवावस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। तो कौन कौन सा? आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि होता है संवेदीय पेशी अवस्था, और इसी को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है, जो कि होता है आपके 0 से 2 वर्ष तक का। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ अपनी संवेदनाएं एवं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। फिर वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध करके तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने भी लगता है बच्चा, जो 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज में है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। ये अवस्थाएं जो होती हैं, ये जो जितनी भी आपको क्रियाएं दिख रही हैं बच्चे की, ये आपके सेंसरी मोटर स्टेज का बता रहे हैं आपके जीन पियाजे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होता है कि अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है बच्चा जो होता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है, जो आपके 2 से 7 वर्ष का होता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना यहाँ पर आ जाता है बच्चे के अंदर। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे कार्यों में मदद करना आदि भी सीख जाता है इस अवस्था में। लेकिन वह तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता है, इसीलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी ये जाना जाता है। वस्तु अस्थायित्व का भाव भी इसमें जागृत हो जाता है आपके 2 से 7 वर्ष में। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद भी कहा जाता है। प्रतीकात्मक सोच भी इसमें पाई जाती है, अनुकरणशीलता भी पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरे को कम महत्व भी देता है, जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज के बाद आपके 2 से 7 वर्ष जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो बच्चा जो होता है इसमें इसके अंदर प्रतीकात्मक सोच, वस्तु अस्थायित्व का गुण, अनुकरणशीलता, मम्मी पापा की बात मानना, ये सारे, और ये जीववाद, इसमें ये क्वेश्चन आता है आपके सीटेट में पूछ के, जीववाद वाला अवस्था कौन सा आता है, तो यही आपके 2 से 7 वर्ष का होता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
तो इसमें इस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता एवं असमानता बतलाना, सही गलत उचित अनुचित में विभेद करना आदि सीख जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणीयता शीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था होता है, इसमें कितनी अवस्थाएं आ जाती हैं? इसमें तार्किक चिंतन का आरंभ हो जाता है। बालक जो होता है चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं को ही तक मतलब अभी सीमित रख रहा है, अमूर्त चिंतन अभी नहीं हो रहा है। तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता इसमें आ जाता है। मूर्त चिंतन आ जाता है, इसमें दिन तारीख समय महीना बताने के योग्य भी हो जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसीलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास भी आपके इसी अवस्था में बच्चे में आ जाता है। फिर होता है औपचारिक अवस्था, आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोला गया है। तो इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ अमूर्त चिंतन करने की योग्य भी हो जाता है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है और इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। फिर क्या होता है? जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान जो है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने बल भी दिया है। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलना कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलिनीकरण एवं स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही आपका स्कीमा कहलाता है। संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी महत्ता कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीयता अनुप्रिया को स्कीमा कहा गया है। फिर जीन पियाजे, चलिए इन पे थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो विकास अवस्था का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस अवस्था में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? तो बचपन का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों का महत्वपूर्ण माना गया है? तो संगठन एवं अनुकूलन का। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो आपके औपचारिक, वही लास्ट वाला जो 4th स्टेज है आपका, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। व्यक्ति व वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है? तो आपका अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो आपके पर्यावरण के साथ बच्चा जो है अनुकूलन करने के लिए सीख लेता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो आपके अमूर्त चिंतन आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? तो आपके 9 अगस्त आपके 1896 में। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण हुआ, स्मृति हुआ, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य होता है संगठन से। चलिए नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत किस पद्धति से, पियाजे का सिद्धांत जो होता है किस पद्धति को सीखने पर बल देता है? तो खोज पद्धति। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? तो स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। जीन पियाजे की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो बाल विकास पर किए गए कार्य। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष, अंतः प्रत्यात्मक काल 4 से 7 वर्ष। चलिए संवेदीय पेशीय अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो संवेदीय पेशीय अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। कितने?
क्या क्या, तो सहक्रिया अवस्था, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ सिक मेटा के समन्वय की अवस्था, अथवा तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, अथवा मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चे का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? तो 4 से 12 वर्ष के बच्चे का साक्षात्कार किया था। चलिए नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तो 4 मानी जाती हैं। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा पर विश्वास करते हैं? तो तुरंत न्याय पर। चलिए, संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। जीन पियाजे कौन थे? तो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपके मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उनके विकास से संबंधित है। यह सिद्धांत किस प्रकृति के बारे में बतलाता है? तो ज्ञान की कैसे प्राप्त व उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं? संवेदीय अवस्था, आपकी सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 वर्ष तक का, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल आपके 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आपके 7 से 11 वर्ष जो कि नहीं, ये जो अमूर्त नहीं, यहाँ कॉन्क्रीट आपका मूर्त होगा और फॉर्मल जो होगा यहाँ पे अमूर्त होगा। ये गलती मिस्टेक हुई है, यहाँ पे अमूर्त होगा, ये मूर्त होगा। ये अमूर्त नहीं, ये मूर्त है। और आपका फॉर्मल ऑपरेशनल जो आपके 11 से 18 वर्ष के होता है, तो ये होता है अमूर्त। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विकासात्मक सिद्धांत क्या होता है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग ध्यान से देखते चले, क्योंकि एक एक टॉपिक आप लोग के लिए समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।